चलिए आज का स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर मौर्य वंश को आज अध्ययन करेंगे विस्तार से। ये आपका 2 भाग में होगा क्योंकि एक भाग में इसको कवर करना बहुत मुश्किल है क्योंकि एक बहुत बड़ा साम्राज्य था और साथ ही साथ यहाँ उनकी प्रशासनिक व्यवस्था भी बहुत लंबी थी, इसलिए इसको एक बार में पढ़ना मुश्किल है, इसलिए मैं इसको 2 बार में पढ़ाऊँगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा दोस्तों। ठीक है, इसका मैंने प्लेलिस्ट आपको आई बटन पे दे दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए मैं आपको बताऊंगा ये वंश हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप कोई भी CGPSC CG व्यापम या कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आपका यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आपके 1 नंबर के क्वेश्चन बनता है प्राचीन भारत के इतिहास में यहाँ से। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि कैसे एक मौर्य वंश जो कि एक जो जानते नहीं थे इसको, यहाँ पास क्या हुआ तो एक घनानंद के नामक शासक थे नंद वंश के। हमने यहीं तक स्किप किया था वीडियो, आगे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो घनानंद के नाम के एक व्यक्ति होते हैं जो शासक होते हैं, उनको क्या है चाणक्य, जिसको क्या बोलते हैं विष्णुगुप्त या कौटिल्य ही कहते हैं। ठीक है, ये क्या है आपको इन्फॉर्म करने आते हैं कि आपके शासन में एक खतरा है कि सिकंदर वहाँ आपको युद्ध करने के लिए आमंत्रित आ रहा है, ऐसे करके सावधान करने आते हैं तक्षशिला से, जो वहाँ के शिक्षक होते हैं कौटिल्य जी। लेकिन घनानंद क्या कर देता है आपको वहाँ से उसको बेइज्जती कर देता है, पूरा बेइज्जत कर देता है। और वहाँ से जो कौटिल्य जी हैं या जो विष्णुगुप्त हैं वो क्या करते हैं कि उसको कह देता है कि तू मद से व्यवस्थित है, मत विलास में व्यस्त है या चूर है, लेकिन तू पता नहीं पा रहा है कि कैसे तेरे राज्य के नष्ट होगा। मैं तेरी सौगंध देता हूँ कि आपकी राज्य क्या हो जाएगा, नष्ट कर देगा। उसका कारण कौन बनेगा, यही चाणक्य बनेगा, ऐसा कर देता है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा यहीं से आपको ये मौर्य वंश की उत्थान की जो प्रारंभ हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य, जिससे क्या मिलता है आपके कौटिल्य जो मिलते हैं अपमान होने के बाद, वो क्या करता है योजना बनाते हैं और उनको ट्रेनिंग देते हैं प्रॉपर चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, ये स्टोरी आपने सीरियल्स में देखा होगा, है ना। फिर देखिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से कैसे इसका उदय होता है। तो 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद या धनानंद को पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर देखिए इनके जानकारी के स्रोत के बारे में हम लोग थोड़ा देखना चाहेंगे। तो यहाँ देखिए मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत, मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत में देखिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, अगर देखिए नाम अर्थशास्त्र है लेकिन ये क्या है राजनीतिक जीवन से संबंधित पुस्तक है। ठीक है, फिर यही कौटिल्य है जिन्होंने क्या किया मौर्य वंश को स्थापित करने के लिए ट्रेनिंग दिया, किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। मेगास्थनीज ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ये भारत पे आया और इंडिका नामक पुस्तक लिखकर अपने भारत के बारे में वर्णन करके चला गया। फिर देखिए अशोक के अभिलेख, तो भारत में अभिलेख की परंपरा अशोक ने ही प्रारंभ किया, तो इनके भी आपके साक्ष्य मिलते हैं। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, बौद्ध ग्रंथ, दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान। ये दिव्यावदान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बार बार वर्णन में मिलता जाएगा। ठीक है, विष्णु पुराण में देखिए, तो विष्णु पुराण में क्या है आपको इसकी जानकारी मिलती है, क्योंकि मैंने जब आपको पुराण पढ़ा रहा था तो मैं बताया था कि मौर्य तो भगवान विष्णु है ना, जब मोर कृष्ण के अवतार आते हैं तो मोर लगाते हैं, तो कृष्ण से विष्णु और भगवान मौर्य वंश। ठीक है, ऐसे आपको याद रखिए। मैंने आपको वायु पुराण के भी बताया था क्योंकि वायु गुप्त रहता है, तो वायु गुप्त रहता है हमको दिखता नहीं रहे, तो वायु पुराण से गुप्त वंश, ऐसे करके याद रखने के लिए बोला था। ठीक है। अब मत्स्य पुराण में देखें तो मत्स्य पुराण मछली होता है, और एक हमारे छत्तीसगढ़ में देखिए है ना क्या बोलते हैं कुटुम्बशर की गुफा में अंधे मछली पाई जाती है, तो मछली मत्स्य, मत्स्य से आंध्र सातवाहन वंश। ठीक है, ये बताया था पुराण में। और एक और बताया था अग्नि पुराण। तो अग्नि पुराण के बारे में बता दूं तो अग्नि पुराण में आपको बताया था कि अग्नि में क्या होता है, हम लोग पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो तांत्रिक पद्धति का उल्लेख कहाँ है आपके अग्नि पुराण में है, ऐसे मैंने बताया था, है ना। आ गया तो देख ली, इसको बता दिए। अब देखिए जैन ग्रंथ में देखिए भद्रबाहु का कल्पसूत्र, हेमचंद का परिशिष्ट पर्व, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, सोमदेव का कथा सरित सागर, ये सब क्या इनकी रचनाएं हैं। क्षेमेंद्र नामक कवि का बृहत कथा मंजरी, और चीनी यात्री फायान वेनसंग इत्सिंग का यात्रा विवरण। ये क्या है आपका पूरा इसका विस्तृत वर्णन है। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं
पहले शासक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है, तो ये है हमारे पहले शासक चंद्रगुप्त मौर्य जी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखें तो यहाँ क्या है, तो ये 322 से 298 ईसा पूर्व में इनकी शासनकाल रहा है। और अगर इनके बारे में बात करें तो राजधानी इनकी क्या है, पाटलिपुत्र। गुरु व महामंत्री कौन है इनके, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त इनके रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए जाति के विषय में मतभेद है, क्योंकि ब्राह्मण साहित्य में शूद्र कहा गया है, बौद्ध एवं जैन साहित्य में क्षत्रिय कुल का माना गया है। ये आपके इसके जाति के विषय में मतभेद है। ठीक है, फिर देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का पहला अभिलेख रुद्रदमन जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त हुआ है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसका पहला नाम कहाँ से उल्लेख, उसका वर्णन हुआ है किस अभिलेख से, ये आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की प्रमाणिक तिथि का पता यूनानी स्रोत से चलता है। ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम लोग जिसको क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, वही आपका हमारा सिलेक्शन को रोक देता है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट पेज में ये रहा हमारा नेक्स्ट पेज और ये रहा हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो लाइन है ना दूसरे कलर में लिखा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ देखिए सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त, ठीक है, पुष्यगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के निर्देश पर सुदर्शन झील का निर्माण कराया। कहाँ, गिरनार पहाड़ी गुजरात में। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर देखिए हिंदुकुश पर्वत सीमा पर 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का युद्ध हुआ, जिसमें क्या है, सेल्यूकस निकेटर क्या हुआ, पराजित हुआ। दोनों के बीच संधि हुई। संधि के शर्तों के अनुसार क्या हुआ, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। दहेज के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य ने अराकोशिया एरिया, है ना, और देखते हैं अराकोशिया एरिया, और फिर देखिए है ना, ये जेड्रोशिया पेरिपेमिसदाई, ये क्षेत्र क्या किया, दहेज के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को दिया। इस युद्ध का वर्णन एप्पियानस नामक व्यक्ति ने किया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है, जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं वही को क्या कर देता है, ये व्यापम पीएससी पूछता रहता है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, अर्थात भारत भेजा, और यहाँ पर उन्होंने इंडिका नामक बुक की रचना किया। तो यही स्रोत आपका इंडिका नामक पुस्तक से होता है। ठीक है, फिर चलते हैं हमारा नेक्स्ट, है ना, तो यहाँ देखिए 322 ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ, है ना, ये हमने पता है पाटलिपुत्र में हुआ ना, पाटलिपुत्र में हुआ कि वल्लभी में हुआ, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, आप बताइए 322 ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुआ कि वल्लभी में हुआ, ये दोनों जगह ही हुआ है ना, प्रथम और द्वितीय। तो आप बताइए प्रथम कहाँ हुआ है, प्रथम द्वितीय कहाँ हुआ है, कमेंट में बताना दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में संपूर्ण भारत को 4 प्रांतों में बांटा गया था। तो 4 प्रांत कौन कौन से थे, तो देखिए प्रांत और राजधानी देखिए, उत्तरा पथ में तक्षशिला थी, दक्षिणा पथ में सुवर्णगिरी, अवंतिका, उज्जैन, और प्राची है ना, प्राची है ये भाई ना। ठीक है, ये प्राची है, दिख नहीं रहा होगा आपको, एक मिनट थोड़ा सा दिखा देते हैं, ये प्राची है ना, ये प्राची में आपका क्या होगा, है ना, यहाँ प्राची क्या है आपका पाटलिपुत्र। ठीक है, इसको आपने देख लिया। अब चलते हैं फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी पॉइंट पे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है ना, तो यहाँ देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन काल में अंतिम समय में भद्रबाहु, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, भद्रबाहु किसके प्रभाव में आया है ना, जैन धर्म ग्रहण किया, किसके प्रभाव में, भद्रबाहु के प्रभाव में। आपको अशोक के बारे में भी पढ़ेंगे तो आपको यही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब उसके प्रभाव में तो आ गया, अब प्रभाव में आने के बाद क्या किया इन्होंने, तो इन्होंने क्या किया, आपके बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के साथ, सॉरी जैन धर्म को ग्रहण करने के बाद ये क्या किए, श्रवणबेलगोला मैसूर कर्नाटक में स्थित है, जहाँ चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा या संलेखना विधि द्वारा शरीर का त्याग किया। जब आपको मैं जैन धर्म पढ़ाऊंगा ना तो इस संलेखना विधि के बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। संलेखना विधि मतलब उपवास द्वारा, ठीक है, कुछ भी ना सेवन करके क्या करता है, अपने प्राण को त्याग करना या शरीर को त्याग करना क्या कहलाता है, हाँ संलेखना विधि कहलाता है। वर्तमान में यहाँ बहुत बड़ी गोमतेश्वर प्रतिमा है और यहाँ पास क्या हुआ है, गोमतेश्वर मेला के रूप में आयोजन होता है। ठीक है,
जस्टिन नामक यूनानी विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा। ये आपको इंपॉर्टेंट है, किन्होंने क्या कहा। ठीक है, जस्टिन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, नामक यूनानी विद्वान ने क्या किया, इसको ये नाम दिया। ठीक है, फिर देखते हैं तो जस्टिन ने चंद्रगुप्त, ये तो हो गया, जस्टिन ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा। कहने का अर्थ यह है जस्टिन ने भी डाकुओं का गिरोह तो कहा, साथ ही साथ क्या कह दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को ही क्या कर दिया, सेंड्रोकोटस है ऐसा कहा गया। ठीक है, फिर देखिए विलियम जोन्स नामक एक व्यक्ति हुए जिन्होंने सर्वप्रथम बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ही क्या है, सेंड्रोकोटस है, ऐसे करके इन्होंने बताया। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिसको हम लोग क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। आप इसको ध्यान दीजिए तभी आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं थोड़ा सा, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार उत्तर पश्चिम में ईरान तक था, है ना, दक्षिण में उत्तरी ईरान की सीमा तक था ना, दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक मैसूर तक था, पूर्व में मगध तक तथा पश्चिम में सुपारा सौराष्ट्र तक क्या था, इनका शासन विस्तार था। विशाल साम्राज्य पर शासन करने वाला भारत के प्रथम शासक था कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख सेना थी। महावंश की टीका में चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बूद्वीप का शासक कहा है। आप इसको याद रखना, सकल जम्बूद्वीप का शासक किसको कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, ठीक है, फिर देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की, यहां देखते हैं, फिर चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था का चरम लक्ष्य था प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा की भलाई में ही उसकी भलाई है। राजा को उसका अच्छा लगे वह हितकर नहीं है, वरन, है ना, देखिए वरन नहीं है, वरन देखिए क्या है आपका, वरन वह हितकर है जो प्रजा को अच्छा लगे। यह चाणक्य के अर्थशास्त्र में इसका वर्णन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर देखते हैं हमारा द्वितीय शासक बिंदुसार काल 298 से 273 ईसा पूर्व। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चंद्रगुप्त एक महान शासक थे जिनके पुत्र हैं ये, और ये अशोक जैसे महान सम्राट के क्या है, ये पिता हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हमारा क्लास अभी स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। तो आपको मैं बता दूं आगे इसके बारे में, है ना। तो यहाँ देखिए ये आप पढ़िए, इसके बारे में बहुत अच्छे हैं। तो बिंदुसार का 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उपाधि दिया गया है उनको, और ये किस धर्म को मानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखिए आजीवक संप्रदाय के ये अनुयायी थे। आजीवक संप्रदाय के ये मोखली पुत्र गोशाल जो स्थापना करते थे। तो ये क्या है, आजीवक संप्रदाय। देखिए 3 पुत्र पिता हुए ये लोग, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, तीनों ने ही अलग अलग धर्म को माना है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को, बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को, और आपके अशोक ने बौद्ध धर्म को। ठीक है, ये है आपकी धार्मिक सहिष्णुता। उस समय धर्मनिरपेक्ष भी व्याप्त था। ठीक है, अब जो हम लोग यहाँ धर्मनिरपेक्ष है ना, वहाँ भी धर्मनिरपेक्ष थे। देखिए बाप कुछ पिता दादा कुछ कर धर्म अपनाता है, पुत्र कुछ अलग धर्म अपनाता है, और उसका पोता कुछ अलग धर्म अपनाता है। ठीक है, ये आपके उस समय हमारा धर्मनिरपेक्ष व्याप्त था। ठीक है, यूनानी विद्वान इसे अमित्रोचेडस अमित्रघात कहते थे। अमित्रघात का अर्थ है शत्रु का वध करने वाला। ठीक है, इतना समझ में आया। आप फिर देखिए प्लिनी के अनुसार मिस्र के राजा टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने अपने राजदूत डायोनिसिस को भेजा था। ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेबो के अनुसार इसके दरबार में सीरिया नरेश ने एंटीयोकस प्रथम ने अपना राजदूत डाईमेकस को भेजा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फिर देखिए इन्हीं के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो बिंदुसार ने सीरिया शासक से 3 चीजें मांगी थी, सूखी अंजीर, मीठी मदिरा और दार्शनिक, जिससे उस समय ने शासक ने क्या कर दिया था, दार्शनिक भेजने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था कि मेरे पास दार्शनिक नहीं है करके। ठीक है, फिर देखिए बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुए। तो पहला विद्रोह दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा, जबकि दूसरा विद्रोह दबाने के लिए सुसीम को भेजा। ये दिव्यावदान में वर्णन है। लेकिन आपको अगर मैं बात करूं लुसेंट की, ठीक है, हाँ आपकी लुसेंट की अगर बात करूं तो लुसेंट के बुक में आपको क्या दे दिया गया है, इसको अशोक को बाद में भेजा गया, पहले सुसीम के भेजा गया। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा जानते होंगे, अच्छे से क्लियर कर रहे होंगे। जो एनसीईआरटी पढ़ा होगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेगा।
आप इसको एक बार ना कमेंट करके बताइए कि किसको क्या किया है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं हमारा बिंदुसार ने 2 समुद्रों का विजेता था, अतः बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की खाड़ी। तो बिंदुसार को वायु पुराण में मद्र सागर के रूप में और जैन ग्रंथों में, ठीक है, और अगर जैन ग्रंथों की बात करें तो जैन ग्रंथों में इसको क्या कहा गया है, सिंहसेन कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहा गया है, क्या क्या हुआ है करके। आर्य मंजू श्रीकल्प के अनुसार बिंदुसार के राज्य का संचालन कौन करता था, चाणक्य करता था। चाणक्य ने 3 मौर्य राजाओं के राज्य का शासन किया है, एक मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है आपका बिंदुसार, तीसरा है आपका अशोक। अशोक के काल में थोड़ा थोड़ा इन्होंने क्या किया है, शासन किया है, फिर इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसके पुत्र राधागुप्ता है जिन्होंने इनका शासन संचालन किया। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं हमारा, है ना, नेक्स्ट देखिए। तो अगर थोड़ा सा इनके पॉइंट के बारे में देखें यहाँ पर, तो यहाँ क्या है आपका, तो ये देखिए शासन का संचालन किया। चाणक्य की मृत्यु के बाद उसके पुत्र राधागुप्त ने उसके उत्तराधिकारी बन गया। राधागुप्त उसके पुत्र हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र या मौखलीपुत्र गौसाल थे, इन्हें एक दंडी कहा गया। क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपका, अमित्र चेरस इंपॉर्टेंट है, आजीवक संप्रदाय इंपॉर्टेंट है, कुछ दार्शनिक मांगे ये इंपॉर्टेंट है ना, सीरियन है ना, ये सब आपका इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से पढ़िए, यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं आपके। ठीक है, फिर देखिए, चलिए नेक्स्ट हमारा पढ़ते हैं भारत का राजनीतिक एकीकरण, सम्राट अशोक के बारे में, है ना। ये सम्राट, भारत का राजनीतिक एकीकरण किन्होंने किया, तो भारत का राजनीतिक एकीकरण करने वाले कौन है, आपके सम्राट अशोक। अशोक के बारे में देखिए तो इनके काल देखिए, 273 से 232 ईसा पूर्व। राजधानी पाटलिपुत्र, मगध सिंहासन पर बैठा 273 ईसा पूर्व में, परंतु राज्याभिषेक कब कराइए, 269 ईसा पूर्व में। कलिंग कब जीता किन्होंने, इन्होंने, तो 261 ईसा पूर्व में। ये सब क्वेश्चन आपके बने हुए हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बने हुए हैं कि ये कब इन्होंने शासन किया, कब कलिंग पर विजय किया। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके, कभी कभी एग्जाम में आते हैं। धर्म क्या है, बौद्ध धर्म है। मुद्रा कसार्पण है। भाषा पाली, अधिकांश अभिलेख भाषा प्राकृत भाषा में मिले हैं। भाषा तो पाली है लेकिन क्या है, अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में मिले हैं। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में। माता पिता क्या है, सुभद्रांगी और बिंदुसार है। अशोक की पत्नी देवी विदिशा के व्यापारी की बेटी थी। दूसरी पत्नी कारुआ की कलिंग के पुत्र की, कलिंग की राजधानी ना, सॉरी, कलिंग की राजकुमारी थी। कलिंग को जीतते ही इन्होंने क्या किया, उसको अपनी पत्नी बना लिया। ठीक है, फिर देखते हैं अशोक के पुत्र महेंद्र के बारे में। यह क्या है, देवी का पुत्र है। दूसरा पुत्र है तिवर, कारुआकी का पुत्र। पुत्री का नाम है संघमित्रा। इनकी माता का नाम वर्णन नहीं दिए गए। अगर माता का नाम वर्णन दिया गया हो तो आप उसको कमेंट में करके हमको बता दीजिएगा। ठीक है, फिर देखिए कलिंग विजय के कारण। ठीक है, ये है आपका कलिंग विजय के कारण के रूप में देखें तो हाथी प्राप्त करने के लिए कलिंग उपयुक्त था। दक्षिण विजय के लिए समुद्री लुटेरे बचने के लिए, क्योंकि समुद्री लुटेरे क्या थे, कलिंग के आसपास रहते थे। अगर वर्तमान में देखिए तो कलिंग क्या है आपका, ओडिशा क्षेत्र आपका आता है। ठीक है, ये ओडिशा क्षेत्र क्या है आपका, कलिंग में आता है। ठीक है, यहीं पर आपको कलिंगा यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए फिर देखते हैं हम लोग, है ना। तो और देखिए नेक्स्ट है साम्राज्यवादी और विस्तारवादी नीति के कारण इन्होंने क्या किया, ये कलिंग पर विजय किया। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं अशोक के धम्म के बारे में। ठीक है, अशोक के धम्म के बारे में देखें तो ये है आपका अशोक का धम्म। अशोक ने अपनी प्रजा के कल्याण तथा नैतिक उत्थान के लिए जो आचार संहिता बनाई, इसे ही अशोक का धम्म कहा जाता है। यह कोई पृथक धर्म नहीं था। देखिए आचार संहिता शब्द का उल्लेख आपको अशोक के समय से ही देखने को मिलता था। ठीक है, अशोक के धम्म शब्द का अभिप्राय माता पिता की शुश्रूषा, जीवों के प्रति अहिंसा और खर्च तथा बचत से दोनों में मिताचार व्यवहार करना, ये क्या है आपका अशोक का धम्म था। ठीक है, फिर देखते हैं इन्हीं के बारे में। तो अशोक ने कलिंग विजय के पश्चात, है ना, अशोक ने कलिंग विजय के पश्चात बौद्ध धर्म निग्रोध के प्रभाव में आकर ग्रहण किया। द्वितीय बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने इन्होंने क्या किया, अशोक धर्म को, बौद्ध धर्म को दीक्षित किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके प्रभाव में आया और किसके प्रभाव में आकर इन्होंने क्या किया, इसको ग्रहण किया। ठीक है, अशोक ने अपने विकास एवं देखरेख के लिए जिन अधिकारियों को नियुक्ति की उन्हें धर्म महापात्र कहा गया। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र एवं पुत्री महेंद्र एवं संघमित्रा को क्या है, दक्षिण एशियाई देशों श्रीलंका जैसे में भेजा। ठीक है,
ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट है, जो कलर में चेंजेस है ना वो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर देखिए धम की परिभाषा दीर्घ निकाय के राहुलोवाद विषय से लिया गया है। ये ही पूछा गया है। धम की भाषा पाली है ना शब्द है। अशोक पाली भाषा का शब्द क्या है? धम। अशोक का त्रिसंग में विश्वास करते थे ना, अशोक त्रिसंग में विश्वास करते थे या त्रिरत्न में, है ना। जहां से क्वेश्चन बना है बुद्ध संघ, बुद्धम संघ, बुद्ध धम और संघ, ठीक है। इसको बुद्धस करके याद रखना, बुद्ध धम और संघ, बुद्धस, ठीक है। ये बुद्धस याद करना आपको ऐसे, ठीक है, बुद्धस करके याद रखिएगा, चल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हमारा। अशोक के शिलालेख के बारे में देखिए तो मुख्य भाग 14 वृहत शिलालेख है, लघु शिलालेख है, 7 स्तंभ लेख है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपके ये, फिर उसके बाद ये गुफा लेख है, फिर लघु स्तंभ लेख है। ये आपको इसका वर्णन मिलेगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ तक लघु शिलालेख तक इसको पढ़ाया हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए, ठीक है। आप इसको फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए अशोक के वृहत शिलालेख के बारे में अगर देखिए तो ये क्या है, कुल संख्या है 14 और 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कौन? ये वृहत शिलालेख, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, बढ़िया से पढ़नेगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। ये 8 स्थान पूरा है यहाँ पर। तो ये देखिए आपका शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान खरोष्ठी लिपि में प्राप्त है, शाहबाजगढ़ी से, ठीक है। दूसरा है मानसेहरा पाकिस्तान खरोष्ठी लिपि में ही है। तीसरा देखिए गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख, ये गुजरात ब्राह्मी लिपि में है। सोपारा महाराष्ट्र ब्राह्मी लिपि में है। कालसी उत्तराखंड ब्राह्मी लिपि में है। जौगढ़ उड़ीसा ब्राह्मी लिपि में है। धौली उड़ीसा महाराष्ट्र में है। एर्रगुड़ी आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। एर्रगुड़ी, अब यहाँ देखिए एर्रगुड़ी क्या है, तो एर्रगुड़ी अटपटा नाम आ रहा है ना, उसको याद रखिए। अटपटा नाम क्या है? आंध्र प्रदेश का भी अटपटा नाम है ना, तो ये आंध्र प्रदेश में होगा। देखिए शाहबाजगढ़ी है और मानसेहरा आपको स्पष्ट कर रही है, आपका पाकिस्तानी जैसा है, तो मुस्लिम वर्ड है तो ये पाकिस्तान में आएगा क्षेत्र में। गिरनार जूनागढ़ अभिलेख के बारे में सभी जानते हैं, ये रुद्र दमन द्वारा है। ये कहाँ है? आपके गुजरात में है। ग से गुजरात, ग से गिरनार, ठीक है। फिर देखिए सोपारा, तो यहाँ भी देखिए आर आ रहा है और यहाँ भी आर आ रहा है, तो सोपारा से राष्ट्र महाराष्ट्र, ठीक है। कालसी से काशी याद रखिए, काशी कहाँ है? आपके उत्तराखंड में है। जौगढ़ से उड़ीसा, ठीक है। जौगढ़ यहाँ उड़ीसा ही है, आपको पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। धौली भी आपका उड़ीसा में, जौगढ़ धौली उड़ीसा, ठीक है। इतना आपको याद रखिएगा, ये मैंने थोड़ा तरीका बताया आपको। चलिए फिर देखते हैं, अशोक ने 13वां शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन किया है, ठीक है। फिर देखिए प्रमुख शिलालेखों और उनके विषय के बारे में। अशोक के प्रमुख शिलालेख और उनके विषय के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, तो यहाँ देखते हैं उनके बारे में। तो ये आप देखिए, एक मिनट है ना, यहाँ देखिए अशोक के प्रमुख शिलालेख के बारे में थोड़ा सा वर्णन देखिए, आपको क्या क्या किया गया है ना। तो इसको मैंने थोड़ा सा टाइप करने में लेट होगा इसलिए इसको पिक्स करके डाल दिया है, ठीक है। तो पहला देखिए इसमें पशु बलि की निंदा की गई है, क्योंकि आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, अब थोड़ा एक्स्ट्रा बन रहा है क्वेश्चन, तो आपको ऐसे पूछेगा कि पशु बलि की निंदा अशोक के किस अभिलेख में किया गया है करके ऑप्शन दे देगा, ठीक है। फिर देखिए दूसरा, देखिए मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख कहाँ है? आपका दूसरा अभिलेख में है। तो आपको क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है, आपको क्वेश्चन 1, 2 में करके आ सकता है, या आपको कौन सही है कौन गलत है ऐसा करके दे सकता है, ठीक है। तीसरा देखिए इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5 वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है, ठीक है। इतना समझ में आया। फिर देखिए चौथा में देखिए इसमें भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की है। अब ये भेरी घोष और धम घोष क्या है? तो भेरी घोष युद्ध वाला है और धम घोष क्या है? नगाड़ा वाला है, ठीक है। घोषणा करना, घोषणा क्या है? जैसे कि बजते हैं, देखिए युद्ध करते हैं तो आपको बजता है ना, म्यूजिक बजता है थोड़ा सा युद्ध से पहले, वही क्या है आपका भेरी घोष है। उसके जगह पर क्या कर दिया? धम घोष, मतलब कुछ अगर दूसरा घोष करना स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। फिर देखिए पांचवा है आपका धर्म महापात्रों की नियुक्ति की जानकारी, यहाँ आपको 5वें अभिलेख से मिलता है। छठवें में देखिए इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि आत्मनियंत्रण की शिक्षा किस अभिलेख में दिया गया है, ठीक है। ये आपके
7वां व 8वां में क्या है, इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। और अगर देखें तो सबसे लंबा क्या है, तो 7वां अभिलेख सबसे बड़ा है। ठीक है, फिर देखिए, है ना, यहाँ देखिए, एक मिनट थोड़ा सा और इसको बढ़ा लेते हैं। हाँ, ये देखिए, यहाँ देखिए 9वां अभिलेख में देखें तो इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख आपके इसे 9वां में है। 10वां में देखिए, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें, ऐसा करके इन्होंने वर्णन है। 11वां शिलालेख में देखिए तो इसमें धम्म की व्याख्या की गया है। तो आपको क्वेश्चन करेगा धम्म की व्याख्या किसमें किया गया है करके, ऐसा आपको क्वेश्चन दे देगा। 12वां अभिलेख में देखिए तो इसमें स्त्री महापात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों को सम्मानवाद कही गई है। 13वां अभिलेख देखिए तो इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख है जहां उसने धम्म प्रचारक भेजे। ठीक है, यह है आपका। 14वां में आपको देखिए अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, ये सब आपके रहे 14 आपके अभिलेख। ठीक है, क्या क्या विषय है इनकी। फिर देखते हैं लघु शिलालेख के बारे में अशोक के, है ना, ये रहा लघु शिलालेख के बारे में। तो यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, तो इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा देखिए, यहाँ देखिए, ठीक है, देखिए यहाँ लघु शिलालेख, इसमें अशोक के व्यक्तिगत जीवन का इतिहास मिलता है किसमें, आपके लघु शिलालेख में। देखिए भब्रूगढ़ शिलालेख क्या है, जयपुर राजस्थान में है। इसी शिलालेख में अशोक को बौद्ध धर्म के प्रति आस्था को प्रकट किया गया है तथा इसी अभिलेख में अशोक ने मगध का सम्राट घोषित किया गया है, ये भी आपका वर्णन है। इसी शिलालेख में अशोक को धम्म का वर्णन मिलता है। मास्की शिलालेख रायचूर कर्नाटक में है और ये आपका मास्की शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि, है ना, 1915 ईस्वी में आपके बैडन जी के द्वारा, है ना, सी बैडन के द्वारा खोज किया गया। सर्वप्रथम अशोक का नाम, वास्तविक नाम अशोक देव नाम प्रियम इसी शिलालेख से प्राप्त होता है। फिर देखिए गुर्जला शिलालेख, ये आपका दतिया जिला मध्य प्रदेश में है। एरगुड़ी पता चला है आंध्र प्रदेश में है। रूपनाथ एक शिलालेख जबलपुर मध्य प्रदेश में है। और एक और क्या है आपका महास्थान शिलालेख बंगाल में है। ठीक है, यहाँ आपको मैं यही तक पढ़ाऊंगा, अभी और है थोड़ा सा, है ना, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, थोड़ा सा इनके बारे में वर्णन है ना। तो ये देखिए अशोक ने अपने शासनकाल में अभिलेख की परंपरा शुरू की, मैंने बता चुका है पहले से। इसी के अभिलेख की 3 लिपियां प्रचलित थी। 3 लिपि प्रचलित थी, आर्मेइक, खरोष्ठी और ब्राह्मी तथा अन्य लिपि में ग्रीक लिपि थी। ग्रीक लिपि के बारे में हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा से संबंधित है, ऐसा करके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो अशोक ने अपने अधिकांश शिलालेख या अभिलेख की प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में खुदवाए हैं, जो कि राष्ट्रीय भाषा के रूप में पाली भाषा एवं ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हम लोग करते हैं वर्तमान में। ठीक है, हाँ, फिर देखिए इन्हीं के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो एक है आपका सार-ए-कूना। ठीक है, ये आपका सार-ए-कूना क्या है, गंधार शिलालेख है जो 2 भाषाओं में, ग्रीक और आर्मेनिक भाषा में मिला है आपको। सभी शिलालेखों का विषय प्रशासनिक था, परंतु रुमेनदेही शिलालेख का विषय क्या है, आर्थिक था। ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि कौन सा आर्थिक था ये आपको पूछा जाता है। इसमें अर्थव्यवस्था या घर नीति का वर्णन है। धौली एवं जौगढ़ शिलालेख में देखिए तो पृथक कलिंग शासन की इसमें क्या है, वर्णन है। इसमें कलिंग राज्य के प्रति अशोक के शासन और नीति और का वर्णन किया गया है, युद्ध पश्चात कलिंग की प्रजा के हित हेतु। ये धौली और जौगढ़ के बारे में मैंने ऊपर में बता चुका है, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं कर, क्वेश्चन नहीं है, उड़ीसा में है करके। ठीक है, कलिंग मतलब उड़ीसा क्षेत्र। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा। फिर देखते हैं नेक्स्ट पेज, है ना। तो ये नेक्स्ट पेज में थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ क्या है आपका, तो महास्थान अभिलेख ये बंगाल के बोहरा जिले में स्थित है। काकड़ी सिक्के का उल्लेख कहाँ है आपका, महास्थान अभिलेख से। सोहगौरा अभिलेख उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में सोहगौरा एकमात्र अभिलेख है जो ताम्रपत्र के रूप में प्राप्त है। ठीक है, इतना समझ में आया दोस्तों। फिर देखते हैं, सॉरी आपका वीडियो यहीं तक है। ठीक है, आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों, और इसको अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक है, आप अपने कमेंट बताइए ताकि वीडियो में कुछ भी त्रुटि आती है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सुधार करेंगे। ठीक है, चलिए ये आज आपका वीडियो यहीं तक है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों, और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगामी आपका एग्ज़ाम
बहुत जल्दी आने ही वाला है। एसआई का तो जो होगा 6 नवंबर को होगा वो होगा। लेकिन अभी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हमारा जो वर्तमान है ना, वो आपका आरक्षण के पेच में फंसा हुआ है। ठीक है, ये आपका क्या है, आरक्षण के पेच में फंस गया है, जिसकी वजह से कोई वैकेंसी अभी नहीं आ रहा है। हमारा क्या है, भारत छत्तीसगढ़ सरकार ने 58% कर दिया, और भारत सरकार या सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि आप उच्च न्यायालय का कि 50% से आरक्षण नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही आपका क्या है, थोड़ा सा मुद्दा फंसा हुआ है, इसलिए आपका क्या हो रहा है, कोई भी एग्ज़ाम नहीं आ पा रहा है। ठीक है ना। तो चलिए इतना तो समझ में आ गया। तो अब देखिए, ये वीडियो हम लोग यहीं तक कंप्लीट करते हैं। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। चलिए।